अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज के लास्ट शार्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बुक के पेज नंबर 125 पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5.9 है। तो 5.9 क्वेश्चन ये है, व्हेन मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ द मूविंग बाइसाइकिल इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई, एक्सप्लेन। साइकिल का व्हील उसके साथ मड चिपकी हुई हो, अगर वो घूम रहा हो तो जो मड उसके साथ चिपकी हुई है, जो गारा उसके साथ चिपका हुआ है, वो किस डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ करेगा। बच्चों ये हमारे पास टायर है, बाइसाइकिल का व्हील है। जब ये रोटेट करेगा इस तरह से, रोटेशन की वजह से मड जो है वो टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ करेगी। द मड फ्लाइज ऑफ द टेंजेंट टू द टायर, ये टायर की टेंजेंशियली जो है ये फ्लाई ऑफ करेगी इस तरह से। देखें, जब ये इनिशियली कम एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, जब शुरू में एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, तब मड की इस टायर के साथ जो एडहेसिव फोर्स होगी, जो चिपकने वाली फोर्स होगी, वो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स से ज़्यादा होगी और वो मड चिपकी रहेगी। लेकिन जब ऐसा ऐसा इसके एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो मड की टायर के साथ जो एडहेसिव फोर्स होगी, जो चिपकने वाली फोर्स होगी, दैट बिकम लेस देन द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स। एट दैट मोमेंट इट फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। तो जब इसकी जो चिपकने वाली फोर्स है, जो एडहेसिव फोर्स है, वो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स से लेस हो जाएगी, तब ये मड जो है वो टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ करेगी। तो यहाँ पर देखें, when angular speed of the tire increases, the adhesive force between the tire and the mud become less than the required centimeter force, so mud leaves the tire tangentially। तो उस वक्त जो मड है वो टेंजेंशियली इसको लीव अप कर देगी, क्योंकि शुरू में जब कम एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा तो गारे की चिपकने वाली फोर्स ज़्यादा होगी, इसलिए वो चिपका रहेगा। लेकिन जैसे ही एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो गारे की जो चिपकने वाली जो एडहेसिव फोर्स होती है मड की, वो बिकम लेस देन द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स। उस लम्हे ये टेंजेंशियली जो है वो फ्लाई ऑफ कर जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 5.10, अ डिस्क एंड हुप स्टार्ट मूविंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ इंक्लाइंड एट द सेम टाइम, विच विल मूव फास्टर एंड रीचिंग द बॉटम फर्स्ट। तो देखिए ऐसा है, कोई इंक्लाइन प्लेन है जिसपे उसी साइज़ और मैस का हुप भी है, उसी मैस और साइज़ की डिस्क की भी है। दोनों को अगर एक साथ छोड़ दिया जाए तो कौन सा पहले पहुंचेगा। तो अगर ये टॉपिक के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, हुप की वेलोसिटी का फार्मूला होता है अंडर रूट जी एच, और डिस्क की वेलोसिटी का फार्मूला होता है अंडर रूट 4/3 जी एच। अब आप इन दोनों फार्मूलों को ही कंपेयर कर लें। आप यहाँ पर देखें, डिस्क की वेलोसिटी हुप से ज़्यादा होती है, ये टॉपिक के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। तो इन दोनों को कंपेयर करने से वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज इक्वल टू अंडर रूट 4/3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ हुप, यानी कि डिस्क की वेलोसिटी हुप की वेलोसिटी से अंडर रूट 4/3 टाइम्स ज़्यादा होती है। सो डिस्क मूव्स अंडर रूट 4/3 टाइम्स फास्टर देन द हुप। अगर डिस्क और हुप दोनों का साइज़ और मैस एक ही हो, दोनों को इंक्लाइन प्लेन यानी कि ढलवान सतह से छोड़ दें, तो डिस्क जो है वो पहले पहुंचेगी, क्योंकि डिस्क की वेलोसिटी अंडर रूट 4/3 टाइम्स फास्टर होती है। तो ये बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 5.11, व्हाई डज द डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इनटू द पूल। डाइवर जो है वो डाइविंग बोर्ड से वाटर में जंप करता है, तो वो सवाल ये है, वाई डज डाइवर अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज क्यों करता है। तो बच्चों जब डाइवर जंप करता है तो देखें, शुरू में उसके आर्म और लेग एक्सटेंड होते हैं, यानी कि बाजू और अपने जो टांगे उसने एक्सटेंड की हुई होती हैं, फैलाई हुई होती हैं। जैसे ही जंप करने के बाद पानी में दरमियान में पहुंचता है, अपना जंप करते हुए दरमियान में पहुंचता है, तो उस वक्त वो अपने बाजू और अपने जो लेग्स हैं उनको क्लोज टक पोजीशन में ले आता है। तो वो ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो एक्स्ट्रा समरसॉल्ट ले सके, कलाबाजी ले सके। व्हेन डाइवर लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड, जब ये डाइवर इस तरह से लिफ्ट ऑफ करेगा, उसने अपने आर्म और लेग दोनों को एक्सटेंड किया हुआ है, तो अपने बाजू और लेग दोनों को मतलब एक्सटेंड किया हुआ है। तो उस वक्त जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है mr स्क्वायर के बराबर होता है, मैस और रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। ज़ाहिर है मैस तो चेंज नहीं होगा, रेडियस ही बड़ा है, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा हो जाएगा। जब ये यहाँ से जंप करेगा, अपने बाजू को फैलाएगा, अपने लेग्स और बाजू को फैलाएगा, तो उस वक्त आई बिकम लार्ज एंड ओमेगा इज स्मॉल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो रेडियस पे डिपेंड करता है। साइज़ बॉडी को फैलाने से, रेडियस बढ़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी इस वक्त लम्हे कम होगी। लेकिन जब जैसे जंप करके नीचे आएगा, अपने आर्म और अपनी लेग्स को इकट्ठा करेगा,
क्लोज तक पोजीशन में लेकर आएगा। मोमेंट ऑफ रेडियस कम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इस तरह वो एक्स्ट्रा समरसॉल्ट ले सकता है। तो जब ये क्लोज तक पोजीशन में ले आता है, आफ्टर एन इंटरवल ही ब्रिंग हिज बॉडी इन अ क्लोज तक पोजीशन, I2 बिकम स्मॉल एंड ओमेगा 2 बिकम लार्ज। तो I2 यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, ओमेगा जो है वो लार्ज हो जाएगा। यानी कि शुरू में जब आपने बाजू को फैलाया होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, एंगुलर वेलोसिटी कम होती है। लेकिन जब क्लोज तक पोजीशन में ले आता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट के हमेशा बराबर रहेगा, ताकि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या रहे, वो कंजर्व रहे। तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जैसे वो अपने बाजू को और लेग्स को, अपने आर्म और लेग्स को इकट्ठा करेगा, क्लोज तक पोजीशन में लेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ताकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे और वो एक्स्ट्रा समरसॉल्ट ले सके। क्या ले सके? एक्स्ट्रा समरसॉल्ट। समरसॉल्ट का मतलब होता है कलाबाजी, ताकि वो एक्स्ट्रा कलाबाजी जो है वो पानी के अंदर ले सके, इसलिए वो ऐसा करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5.12। A student hold two dumbbell with a stretch arm sitting on the table. He is given a push until he is rotating with certain angular velocity. The student then pull the dumbbell toward the chest. What will be the effect on the rate of the rotation? देखिए ऐसा है, ये स्टूडेंट ने दो डम्बेल हाथ में उठाए हुए हैं और ये घूमने वाली टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। तो शुरू में क्योंकि उसने अपने बाजू को फैलाए हुए हैं, रेडियस ज़्यादा होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। लेकिन जैसे ही वो इन दोनों डम्बल को अपनी चेस्ट के करीब ले आता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा रेडियस के कम होने से, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये भी वही इक्वेशन है जो इक्वेशन ऊपर बताई है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहना है। जब I1 जो है वो हमारे पास लार्ज था तो ओमेगा 1 कम था, लेस था। तो जब जैसे ही I2 लेस हो जाएगा, ओमेगा 2 बढ़ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखेगा। यानी कि जब इसने डम्बेल हाथ में लेकर अपने बाजू को फैलाए हुए हैं तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही वो अपने चेस्ट के करीब लेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो स्पोर्ट्स के अंदर एक्चुअली इस तरह के जो आइडियाज़ हैं वो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। और बच्चों इसके बाद हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन 5.13। एक्सप्लेन हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन। ये हमने पहले टॉपिक के अंदर भी डिस्कस किया था, कितनी कम से कम सैटेलाइट चाहिए पूरे ग्लोब की टीवी ट्रांसमिशन को कवर करने के लिए। तो ये हमने पहले डिस्कस किया था, कम से कम 3 चाहिए जो पूरे पॉपुलेटेड एरिया के को कवर कर सकती हैं। तो देखें ये हमारा प्लेनेट है, ये ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट हैं। ये सैटेलाइट जो है वो 1/3 पार्ट कवर करती है, यानी कि ज़मीन के लॉन्गिट्यूड का 120 डिग्री कवर कर देगी। ये सैटेलाइट भी 120, ये भी 120, तो 120 + 120 + 120 ये बन जाएगा 360। आपको पता है कि पूरे प्लेनेट सर्कुलर होता है, इसका एंगल 360 डिग्री होता है। तो पूरे प्लेनेट पर टीवी ट्रांसमिशन को कवर करने के लिए कम से कम 3 सैटेलाइट चाहिए, क्योंकि हर सैटेलाइट तकरीबन 120 लॉन्गिट्यूड ऑफ द अर्थ को कवर करती है। मिनिमम 3 सैटेलाइट आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन। ईच सैटेलाइट कवर 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड, क्योंकि हर सैटेलाइट ज़मीन के लॉन्गिट्यूड का 120 डिग्री तकरीबन उसका 1/3 बन जाता है, वो कवर करती है। इसलिए कम से कम 3 सैटेलाइट चाहिए पूरे ग्लोब की टीवी ट्रांसमिशन को कवर करने के लिए। तो बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन आज ख़त्म हो गए। तो नेक्स्ट टाइम हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू करेंगे। तो बहुत शुक्रिया।